हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो आज हमारी ये है IDST की यानी कि छठी क्लास है। और ये छठी क्लास जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हमने आपसे वादा कर रखा है कि हमारी ये जो क्लास चल रही है IDST की, तो ये हमारा ये प्रयास है कि क्यों ना हम इसको जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम है यूपी PCS का या और भी जो भी एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम तक हम इस क्लास को धीरे धीरे जो है वो कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास हमारा जो है वो क्या है जारी है। ठीक है, तो अभी तक क्या है कि हमारी 5 क्लासेस जो है वो IDST की वो हो चुकी हैं। तो ये आज हमारी जो है छठी क्लास है। तो छठी क्लास में हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं करंट के जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के रिलेटेड, तो उस विषय पे आज क्या है हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा एक अधिनियम यानी कि जन विश्वास उपबंध संशोधन अधिनियम 2026 है, वो क्या है प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। ठीक है, तो उसके बारे में क्या है हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो एक तो ये जो हमारा जन विश्वास संशोधन विधेयक था, ये 27 मार्च 2026 को लोकसभा में क्या है प्रस्तुत किया गया था। ठीक, कब किया गया था? तो ये किया गया था 27 मार्च को। ठीक, 27 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा तथा 2 अप्रैल को राज्यसभा में क्या पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो यानी कि ये जो एक हमारा जन विश्वास संशोधन विधेयक था, तो ये 27 मार्च को क्या है लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पास हो गया और 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में क्या है पारित कर दिया गया। तो 7 अप्रैल को यानी कि उसके बाद फिर क्या 7 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति ने क्या है इसको मंजूरी दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? मंजूरी दे दिया। तो यह अधिनियम जो है अब ये क्या है जन विश्वास अधिनियम 2026 के क्या माध्यम से अब ये 23 मंत्रालय द्वारा जो है 23 मंत्रालयों 79 केंद्रीय अधिनियमों में क्या है संशोधित किए गए, जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए 784 प्रावधानों को आच्छादित करता है। ठीक, कितने? 784 प्रावधानों को क्या है वो आच्छादित करता है। ठीक है, तो यह अधिनियम जो है एक मामूली प्रक्रियात्मक चूकों के लिए एक आपराधिक दंडों को, ठीक है, जो एक आपराधिक दंड है उन आपराधिक दंडों को क्या है कि समाप्त करता है और उनकी जगह दीवानी दंड प्रशासनिक तंत्र का एक कहा यहाँ पर प्रावधान करता है। तो यह अधिनियम जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो जीवन यापन की सुगमता, ठीक है, क्या है जीवन यापन की सुगमता, तो ईज ऑफ लिविंग में सुधार के उद्देश्य से भी संशोधन प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ईज ऑफ लिविंग में भी सुधार के उद्देश्य से भी क्या संशोधन जो है वो क्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे दंड से पहले क्या है चेतावनी। ठीक, यानी कि दंड जो अगर आपको दंड दी जाएगी तो उससे पहले क्या है आपको चेतावनी दी जाएगी। ठीक है, क्या दी जाएगी? चेतावनी दी जाएगी। तो पहली बार मामूली त्रुटियों के मामले में तुरंत दंड देने के बजाय चेतावनी दी जाएगी। यानी कि पहले क्या है कि आपको तुरंत दंड, लेकिन इसमें क्या है कि दंड देने से पहले क्या है आपको चेतावनी दी जाती है। ठीक है, जिससे क्या है कि नागरिकों और तुरंत व्यवसाय को अनुपालन का एक उचित जो है वो अवसर मिलेगा। यानी कि पहले क्या है हिदायत दी जाएगी, इससे क्या होगा जो नागरिक लोग हैं उनको क्या है व्यवसाय को अनुपालन का उचित एक अवसर मिलेगा, यानी सुधार करने का जो है एक अवसर मिलेगा। ठीक, अब तेज और न्यायपूर्ण समाधान, यानी कि निर्णायक अधिकारी और अपीली प्राधिकरण त्वरित और पारदर्शी समाधान क्या है प्रदान करते हैं। ठीक, यानी कि तुरंत एक न्यायपूर्ण होगा और पारदर्शी, यानी कि एक खुले साफ तौर से जो है वो समाधान जो है क्या प्राप्त होगा। साथ ही न्यायालय पर जो है वो क्या है भार कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है साथ ही न्यायालय पर जो है वो क्या भार कम, क्या कि जब तुरंत न्याय मिल जाएगा पारदर्शी तरीके से, तो ये प्रक्रिया जो आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं पर थोड़ा सा क्या है रुक जाएगी। तो इससे क्या होगा जो न्यायालय है वहाँ पर जो है इसका जो भार है वो क्या है कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अधिनियम 2026 की अगर बात करें तो कई ऐसे सुधार प्रस्तुत करता है जो सीधे तौर पर आम नागरिकों को क्या लाभ पहुंचाते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि दैनिक जीवन में होने वाली छोटी छोटी त्रुटियां आपराधिक अभियोजन का कारण न बने। तो मोटर दुर्घटना के पीड़ित जो प्रारंभिक समय सीमा में दावा प्रस्तुत नहीं कर पाते, अब निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 12 महीने तक क्लेम ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वो पर्याप्त कारण क्या है वो प्रस्तुत करें। ठीक है,
तो इसी तरह अगर बात करते हो दिल्ली पुलिस अधिनियम की अगर बात करें तो ये 1978 धारा 102C का है, जिसमें कि ये कहा गया है कि पहले सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच बिना संतोषजनक और स्पष्टीकरण के किसी घर, भवन या वाहन में उपस्थित होने पर 3 महीने तक का कारावास हो सकता था। ठीक है, तो ये जो था ये दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 के द्वारा जो है कि धारा 102 के द्वारा जो है क्या पेश किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक है क्वेश्चन कि ओम बिरला तथा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसके रिलेटेड थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता दिख रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस पे जो है फोकस करने का थोड़ा सा प्रयास करें। फोकस करने का मतलब ये है थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो फरवरी 2026 को प्रारंभ होकर अप्रैल 2026 के मध्य संसद के भीतर 2 ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने भारतीय सांसदीय और लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही पर जो है क्या विशेष गंभीर बहस छोड़ दिया। ठीक, यहाँ पर क्या है जवाबदेही पर गंभीर जो है क्या बहस छोड़ दिया। तो यह पहली घटना लोकसभा अध्यक्ष ठीक पहली घटना लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला को हटाने से क्या है ये प्रस्ताव से क्या है जुड़ा हुआ माना गया था। ठीक, और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो जो ज्ञानेश कुमार थे वो थे मुख्य निर्वाचन आयोग। ठीक, कौन थे ज्ञानेश कुमार? तो ये थे मुख्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इनके खिलाफ भी क्या अविश्वास प्रस्ताव यानी कि इनको पद से हटाने के नोटिस से जो क्या जारी। तो दोनों मामलों का साझा संदेश यह है कि भारत का संविधान उच्च पदों को गरिमा और सुरक्षा तो देता है लेकिन उन्हें जवाबदेही से ऊपर नहीं रखता। ठीक, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो भारत का संविधान जो उच्च पद पर रहते हैं, जैसे कि अब ये मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार की बात करें या जो हमारे ओम बिरला थे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि भारत का संविधान जो है वो उच्च पदों की गरिमा और सुरक्षा तो देता है लेकिन उन्हें जवाबदेही का भी एक ऊपर यानी कि उन्हें जवाबदेही भी इस चीज़ के लिए रखा जाएगा, ये नहीं कि वो कानून से ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्मृति तत्व में अगर हम देखें तो ओम बिरला के विरुद्ध सांसदीय प्रक्रिया यानी कि 10 फरवरी 2026 को शुरू की गई हुई थी जब विपक्षी सदस्यों ने इनके खिलाफ क्या है नोटिस जारी किया था। ठीक, कौन से विपक्ष के जो लोग थे, दूसरी पार्टी के जो लोग थे उनके खिलाफ क्या है नोटिस जारी किया है। तो इसके पीछे मुख्य आरोप यह था कि सदन की कार्यवाही की निष्पक्षता के मानक के अनुरूप संचालित नहीं हो रही। ठीक, यानी कि जो विपक्ष के लोग थे वो कह रहे थे कि जो सदन में जो कार्यवाही होती वो निष्पक्ष मानक के रूप में नहीं होती, निष्पक्ष मानक के रूप में संचालित नहीं होने दे रही। इस वजह से विपक्ष को क्या है प्राप्त अवसर जो है वो क्या नहीं मिलता है। तो इसके खिलाफ नोटिस के बाद संवैधानिक रूप से आवश्यक प्रक्रिया जो है क्या प्रारंभ जो है वो क्या है की गई थी। तो इसी के खिलाफ क्या है विपक्ष के लोग जो है इनके खिलाफ जो है वो एक नोटिस जो है क्या जारी किया था। एक तरीके से देखें तो अविश्वास प्रस्ताव जो संवैधानिक रूप से प्रक्रिया के प्रारंभ में जो क्या वो ला गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है तो उसके बाद 12 मार्च 2026 को लोकसभा सचिवालय के आधिकारिक वक्तव्य में स्वयं ओम बिरला ने भी स्वीकार किया कि 10 फरवरी 2026 को विपक्ष ने उनके खिलाफ जो है प्रस्ताव का नोटिस दिया। ठीक, किसका प्रस्ताव का नोटिस दिया था और उसके बाद उन्होंने स्वयं लोकसभा की कार्रवाई से क्या है वो अलग कर लिया था। ठीक, क्या है इन्होंने क्या है स्वयं लोकसभा की कार्रवाई से अलग कर लिया था और लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद कितने में है 94 में। ठीक, कितने में है 94 में। ठीक, अनुच्छेद 94। ठीक, तो जो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसको अगर पद से हटाने की जो एक संवैधानिक व्यवस्था है वो अनुच्छेद जो हमारा है 94 में दे रखा। अब अनुच्छेद 94 गा क्या कहता है तो अनुच्छेद 94 गा कहता है कि अध्यक्ष को लोकसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जो है क्या हटाया सकता है। यानी कि अगर लोकसभा को आपको हटाना है तो उसके खिलाफ क्या है अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव में वो बहुमत तरीके से प्रस्ताव पारित हो उसके बाद क्या है इनको हटाया जा सकता। परंतु ऐसा प्रस्ताव तभी लाया जा सकता जब उसकी मंशा कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए। यानी कि अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है ओम बिरला के खिलाफ, ठीक है, तो कम से कम पहले जो है वो आपको 14 दिन पहले उनको नोटिस थमाना होगा। किसको थमाना होगा? वो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले जो है एक संवैधानिक जो प्रक्रिया है, ठीक, तो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार उसकी जब उसकी मंशा है तो उस मंशा के
देखें तो कम से कम 14 दिन पहले वो नोटिस जो है क्या जो लोकसभा अध्यक्ष उनको भेजी जाए। तो साथ ही अगर हम अनुच्छेद 96 की बात करें तो अनुच्छेद 96 यह कहता है कि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक, यानी कि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जो है वो विचाराधीन में होगा तब जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सदन की अध्यक्षता है वो नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि उन्हें चर्चा में भाग लेने और प्रथम अवसर पर मत देने का अधिकार रहेगा। ठीक, यानी कि वो अध्यक्षता नहीं करेंगे लेकिन चर्चा कर सकते हैं। ठीक, चर्चा में भाग ले सकते हैं, प्रथम अवसर पर मत दे सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिकार रहेगा। तो 10 और 11 मार्च 2026 को इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। अंततः 11 मार्च 2026 को लोकसभा ने इसे ध्वनि मत से अस्वीकार कर दिया। ठीक, यानी कि इसके बाद क्या है, 11 मार्च 2026 को लोकसभा ने इसे ध्वनि मत से यानी कि पूर्ण बहुमत से इसे क्या है अस्वीकार कर दिया। ठीक, तो अनुच्छेद 94 का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि लोकसभा भंग होने पर भी अध्यक्ष तत्काल पद से नहीं छोड़ते। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 94 ये भी कहता है संवैधानिक जो प्रक्रिया है कि लोकसभा को जब हटाया जाता है तो लोकसभा जो होता है अध्यक्ष जो होता है वो तत्काल पद नहीं छोड़ता है। ठीक, वो नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर क्या है वो बने रहते हैं। ठीक, पद पर तो बने रहेंगे लेकिन वो क्या है कि अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ठीक, अध्यक्षता नहीं कर सकते, मत दे सकते हैं, लोकसभा में चर्चा कर सकते हैं, पद पर बने रहेंगे, लेकिन वो पद तब छोड़ेंगे जब नई लोकसभा यानी दूसरी लोकसभा जब बैठक होगी उन लोकसभा के पहले तक क्या है वो पद पर बने रहेंगे। जब दूसरी लोकसभा की बैठक होगी तब वहाँ पर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष का क्या है एक चुनाव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि लोकसभा अधिनियम 200 का की बात करें यानी कि 200A तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव आरोपों के बारे में स्पष्ट और सटीक और मान हानिकारक या अपेक्षात्मक भाषा से क्या मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों में अंतर है। ठीक, यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनमें अंतर, तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा सकता है। यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनके जो नीचे अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो हटा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य निर्वाचन आयोग उनकी सिफारिश पे अगर वो सिफारिश कर देते हैं कि इस निर्वाचन आयोग को हटाना है। ठीक है, तो एक संवैधानिक प्रक्रिया, उस संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो है राष्ट्रपति केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही जो अन्य निर्वाचन आयुक्त उनको हटा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कुछ ऐसे पहले हो चुके हैं दृश्य, जैसे कि 8 दिसंबर 1994 के जीवी मालवणकर के विरुद्ध प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस हुई और प्रस्ताव जो है क्या नकार दिया गया। उसके बाद वर्ष 1966 में सरदार हुकम सिंह के विरुद्ध भी प्रस्ताव को पारित किया गया। उसके आवश्यक 50 सदस्यों का समर्थन नहीं मिला, इसलिए वह आगे जो हो क्या नहीं बढ़ सका। वहीं अगर हम बात करते हैं 15 अप्रैल 1987 को तो बरलाम झाकड़ के विरुद्ध भी सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, अभी भी अंततः क्या है ये भी सफल नहीं हुआ। तो समग्र ऐतिहासिक निष्कर्ष अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को पद से जो है क्या नहीं हटाया गया। ठीक, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है कि या किसी लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया गया तो अभी तक अगर हम देखें तो अभी तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को पद से जो है वो क्या हटाया नहीं गया है। वहीं अगर हम अब देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विषय में अगर हम बात करते हैं इनके, तो ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विपक्ष का असंतोष मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में स्पष्ट रूप से सामने आया कि यह पहली बार था जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हराने के लिए सांसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव का नोटिस जो है दिया गया था। तो विपक्षी दल ने उनके आचरण पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की कार्यवाही विशेषकर मतदाता सूची के विशेष गहन और पुनरीक्षा चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन में निष्पक्षता तौर को लेकर जो है क्या संदेह पैदा करता है, इसलिए उनके खिलाफ जो है क्या अविश्वास प्रस्ताव जो पारित किया गया था। ठीक, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का जो है क्या उनके खिलाफ जो है नोटिस दिया गया था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो मार्च 2026 में विपक्ष द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनके विरुद्ध पद से हटाने का क्या है नोटिस दिया गया था और 130 लोकसभा सदस्यों ने 63 राज्यसभा सदस्य के हस्ताक्षर थे। धर्तव्य के संविधान 324(5) के अनुसार अगर हम बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी प्रकार उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के पद से क्या है हटाया जाता है। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 324(5) में ये भी संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसमें ये दिया रखा है कि निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया के आधार
आधार पर हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो अनुच्छेद 124(4) क्या कहता है? ठीक, अनुच्छेद 124(4) की अगर हम बात करें तो न्यायाधीश केवल तभी हटाया जा सकता है जब सांसद के दोनों सदन में राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव पारित करे और वो प्रस्ताव प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से क्या समर्थित हो। यानी कि जो कुल सदस्य उन सदस्यों के उपस्थित, यानी कि कुल जो सदस्य संख्या है, ठीक, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से अगर ये बिल पास होता है तब क्या है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनको क्या है पद से हटाया जा सकता है। तो यही प्रक्रिया जो है सेम क्या है वो निर्वाचन आयोग को भी क्या है लागू होती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि हाँ, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साथ ही हटाने का अधिकार जो सिद्ध अक्षमता होने की चाहिए। तो अनुच्छेद 124(5) ये कहता है कि सांसद को दुराचार या अक्षमता की जांच और प्रबंधन की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार जो क्या दिया जाता है। ठीक है, तो न्यायाधीश की जांच अधिनियम क्या होती है? जांच अधिनियम 1968 करता है। तो इसकी धारा 3 के अनुसार यदि लोकसभा में किसी न्यायाधीश ईसी के मामले में समान प्रक्रिया लागू होने के कारण मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया जाए तो उस पर कम से कम, ठीक, अगर नोटिस दिया जाता है तो उस पर कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि राज्यसभा में नोटिस दिया जाए तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्रक्रिया है जो हटाने का जो प्रावधान दे रखा है, चाहे वो लोकसभा के, चाहे वो निर्वाचन आयोग है या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव जो है क्या उसको क्या है मंजूरी दी गई है। ठीक, तो यहाँ पे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी 2026 को राज्य केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव की जो है क्या मंजूरी देगी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात भारत के राष्ट्रपति केरल का नाम परिवर्तन करके विधेयक 2026 यानी कि अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत राज्य केरल का, जैसे कि अनुच्छेद 30 आप पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा कि अनुच्छेद 30 में आप किसी राज्य का नामकरण या नाम बदल सकते हैं। ठीक, तो केरल विधानसभा को उसके विचार व्यक्त करने होते हैं, संदर्भित करें। केरल विधानसभा के विचार प्राप्त होने के बाद भारत सरकार जो है क्या आगे की कार्रवाई करेगी और सांसद में केवल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति क्या चाहता है उसकी अनुशंसा प्राप्त की जाए, उसके बाद राज्य यानी केरल का नाम बदलकर केरलम जो है क्या किया जा सकता है। यानी कि लास्ट में राष्ट्रपति अपनी अनुशंसा देगी, अगर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देता है तो उसका क्या केरल का राज्य जो है केरलम नाम जो है क्या किया जा सकता है। तो केरल विधानसभा 24 जून 2024 को राज्य का नाम केरल से केरलम करने के लिए क्या है प्रस्ताव किया था। यानी केरल विधानसभा ने इस प्रस्ताव को 24 जून 2024 को राज्य का नाम केरल बनाम केरलम करने का प्रस्ताव जो हो गया विधानसभा में पारित किया गया था। तो इसमें यह भी उल्लेखित है कि हमारे राज्य का नाम मलयालम भाषा में केरलम है। ठीक, यानी कि उन लोगों ने कहा कि हमारी जो भाषा है, इनकी जो भाषा है मलयालम भाषा है तो केरलम है, जो राज्यों के गठन भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1996 में किया गया था। ठीक, यानी कि राज्यों को जो गठन किया गया था वो भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। तो ये गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था। तो केरल जो था, केरल पीरवी दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक, यानी केरल पीरवी जो दिवस है वो भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक संयुक्त केरल की मांग प्रबल रही, किंतु संविधान की प्रथम अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल दर्ज है। ठीक, यानी कि अगर आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उस भारतीय संविधान में जो प्रथम सूची उस सूची में राज्य का जो नाम है वो केरल दर्ज है। तो यह विधानसभा जो है केंद्र सरकार से अनुरोध करती रही है कि वह संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केरलम नाम करने हेतु आवश्यक कदम शीघ्र जो क्या उठाए जाएं, क्योंकि ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मलयालम भाषा है, मलयालम भाषा में हम केरलम जो नाम है वो हमारे राजभाषा के आधार पर ज़्यादा सटीक बैठता है।
तो संवैधानिक दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 3 सांसद को किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने की क्या है वो शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमारा जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 ये कहता है कि सांसद को किसी राज्य का नाम का परिवर्तन करने की शक्ति जो है प्रदान करता है। इसके साथ अगर हम अनुच्छेद 4 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 4 यह व्यवस्था करता है कि अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून में प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन जो है क्या किए जा सकते हैं, यानी कि तीसरी और चौथी अनुसूची में क्या संशोधन किए जाते हैं। वहीं अनुच्छेद 4(2) ये भी स्पष्ट करता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सामान्य संवैधानिक संशोधन जो है वो नहीं माना जाएगा। यानी कि हमारा जो संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो अनुच्छेद 368 है, जब हम व्यवस्था लागू करते हैं तो अनुच्छेद 4(2) ये भी स्पष्ट करता है कि ऐसा जब कानून यानी कि जब नाम परिवर्तन किया जाएगा तो यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सामान्य संविधान संशोधन जो है क्या नहीं माना जाएगा। यानी कि ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन जो है ये क्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक नज़र डालते हैं केरल की। ठीक, तो केरल की अगर हम एक नज़र डालें तो यहाँ पे ये है कि केरल की अगर राजधानी की बात करें तो ये है तिरुवनंतपुरम। ठीक, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,863 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 3.6 करोड़ यानी कि लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा यहाँ जनसंख्या। अगर हम जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर 14 जिले हैं। साक्षरता दर की बात करते हैं तो 95 से 96% जो है यहाँ पे साक्षरता दर है। और जीवन की प्रत्याशा बात करें तो यहाँ पे 75 वर्ष तक जीवन की जो प्रत्याशा वो दी गई। वहीं अगर हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक, यानी कि लिंग अनुपात की बात करें तो 1000 अगर पुरुष हैं तो वहाँ पर 1084 महिलाएं, यानी कि 84 महिलाएं की संख्या जो है वो जाए। अगर मुख्य भाषा की बात करते हैं, ये मुख्य जो भाषा होगी वो मलयालम। इस राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर। ठीक, 1 नवंबर 1956 में इसका क्या है गठन किया गया था। ठीक, कब गए तो 1 नवंबर 1956 को क्या है इसका गठन किया गया था। उभय लिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 की अगर हम बात करें ठीक, तो उभय लिंगी तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन जो विधेयक था 2026 यानी कि 13 मार्च 2026 को लोकसभा में क्या है प्रस्तुत किया गया था, जिसे लोकसभा 24 मार्च 2026 को और राज्यसभा में 25 मार्च 2026 को मंजूरी प्रदान की गई। तो यह जो था 30 मार्च 2026 को क्या है राष्ट्रपति ने क्या है इसको मंजूरी के साथ यह अधिनियमित हो गया। तो यह अधिनियम उभय लिंग व्यक्तियों को अधिकारों और संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधन करता है, जो ट्रांसजेंडर यानी कि उभय लिंग व्यक्तियों को अधिकारों उनके कल्याण को संबंधित प्रावधान जो क्या करता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इनके कुछ ऐसे आपराधिक और जबरन बंधुआ की बात करें तो 2019 के मूल अधिनियम की धारा 18 में 4 सामान्य अपराधों जबरन बंधुआ, श्रम, सार्वजनिक स्थान से रोकना, घर गांव छोड़ने को मजबूर करना, शारीरिक मानसिक हानि के लिए 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान करना। वर्ष 2020 के नियमों की धारा 6 के लिए शपथ पत्र आधारित आवेदन का प्रारूप रखा गया, जिसमें आवेदक स्वयं ट्रांसजेंडर घोषित करता है। इस कारण पहले की व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से आत्म घोषणा का अधिकार भी माना जाता है। वर्ष 2026 के संशोधन के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा अब सूचीबद्ध श्रेणियों, इंटरसेक्स विविधताओं और जबरन ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए बाध्य व्यक्तियों पर आधारित होता है। ठीक है, क्या है बाध्य व्यक्तियों पर आधारित होता है। तो इनकी अगर हम अपराध संख्या की अगर बात करें, यदि किसी व्यक्ति को अपहरण कर उसे ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे गंभीर स्थायी शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है। तो इस दंड में क्या कठोर दंड की एक प्रक्रिया दी गई, जिसमें पीड़ित मामले में 10 वर्ष की सजा लेकर आजीवन कारावास हो सकता है और न्यूनतम 2 लाख रुपये तक जुर्माना, और बच्चे के मामले में आजीवन कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपये। यानी किसी व्यक्ति को आप अपहरण करते उसे ट्रांसजेंडर पहचान के लिए मजबूर किया जाता है, उसे यानी कि एक तरीके से उसे शारीरिक दक्षता पहुंचाई जाती है। तो इससे क्या है आर्थिक यानी कि इस जाती है तो दंड अधिक कठोर माना जाएगा। इसलिए जो पीड़ित होता है, जो पीड़िता के साथ ऐसी क्षति पहुंचाता है, तो वह 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और न्यूनतम 2 लाख रुपए का जुर्माना होता है।
और यही बच्चे के मामले में अगर होता है तो बच्चे के मामले में कोई छूट नहीं, यानी कि बच्चे के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है, मजबूरन उसे ट्रांसजेंडर बनाया जाता है, तो उसको आजीवन कारावास प्लस 5 लाख रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। तो इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में प्रस्तुत या भीख मांगने, गुलामी या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है तो बालिग प्रथा के मामले में 5 से 10 वर्ष तक का कारावास होगा और न्यूनतम 1 लाख रुपए जुर्माना, जबकि बच्चे के मामले में 10 से 14 वर्ष तक कारावास होगा, न्यूनतम 3 लाख रुपए का जुर्माना भी क्या है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो लमसम क्या है 3 लाख रुपए का जुर्माना भी क्या है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला जो है कि सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार जो है, जैसे कि आप सबको पता होगा हरीश राणा जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है उनको क्या इच्छा मृत्यु दी है। ठीक है, इच्छा मृत्यु क्या है उनको दी है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो क्वेश्चन है इनको क्या है आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। ठीक, ऐसे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मार्च 2026 को ऐतिहासिक निर्णय दिया और यह अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाला निर्णय रहा, जो जीवन के अधिकार यानी गरिमा के अधिकार और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिफिक इथोनेसिया के चिकित्सीय उपचार की सीमा, रोगों के सर्वोत्तम हित तथा सम्मानपूर्वक मृत्यु के अधिकार जैसे अत्यंत संवेदनशील प्रश्नों से संबंधित जो है क्या है मामला माना जाता है। ठीक, तो यह मामला हरीश राणा बनाम भारत संघ या अन्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था। तो न्यायमूर्ति JB पारीदवाला ने मुख्य निर्णय लिया कि न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन ने सहमतिपूर्ण राय दी है कि हरीश राणा का मामला जो है भारत में न्यायालय द्वारा जो है स्वीकृत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का पहला उदाहरण माना जाता है। ठीक, तो यह जो है एक पहला उदाहरण माना है। तो हरीश राणा को 24 मार्च 2026 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में के अस्पताल में क्या है इच्छा मृत्यु जो हो गया दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ रखना कि हरीश राणा का मामला जो है भारत में न्यायालय द्वारा जो है क्या स्वीकृत कर लिया गया था। तो इच्छा मृत्यु का जो है एक पहला उदाहरण है। तो हरीश राणा को 24 मार्च 2026 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में अस्पताल में इनको क्या मृत्यु जो हो क्या इच्छा मृत्यु जो हो दी गई, जहां जीवन रक्षक चिकित्सा हटाई जानी, यानी कि जो जीवन रक्षक चिकित्सा यानी कि जिससे उनकी जान बची हुई थी, जिससे उनको मेडिकल के थ्रू उनको बचाया जा रहा था, जिससे मेडिकल की जो चिकित्सा जो पद्धति थी उस चीज़ को क्या है तो उस चीज़ से जब उनको जीवन रक्षक चिकित्सा हटा लेने के बाद क्या है उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक इच्छा मृत्यु। ठीक, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखना ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैसे हो। तो जहाँ जीवन रक्षक चिकित्सा हटा जाने के बाद उन्हें उप समग्र देखभाल दी जा रही थी। ठीक, यानी कि जो जीवन रक्षक चिकित्सा हटाने जाने के बाद उप समग्र देखभाल दी जा रही थी। तो राणा 2013 में फारसी स्टेट वेजिटेटिव स्टेट यानी कि PVC में थे, जब वो चौथी मंजिल से गिरने के बाद उनके सिर में क्या है गंभीर चोट आई थी। उस समय वह इंजीनियरिंग के क्या छात्र थे। ठीक है, क्या छात्र थे। तो हरीश राणा दुर्घटना के बाद लगभग 13 वर्ष तक ऐसी अवस्था में रहे जिसमें उनके पास न चेतना थी, न ही संवाद की क्षमता थी, न ही अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करने का सामर्थ्य। ठीक, यानी कि उन्हें न चेतना थी यानी कि न बोलने की न समझ पाते थे, न संवाद कर पाते थे यानी कि न किसी से बोल पाते थे, न ही अपनी आवश्यकताओं को क्या है वो प्रकट कर पाते थे। तो इस अवस्था में क्या है वो पिछले 13 वर्ष से वो क्या है रह रहे थे। तो न्यायालय के समक्ष मुख्य यह प्रश्न यह था कि क्या चिकित्सीय रूप से दी जा रही पोषण एवं जल आपूर्ति अर्थात चिकित्सीय सहायतित पोषण और जल योजना यानी कि क्लिनिकली असिस्ट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन CANH को चिकित्सीय उपचार माना जाए, यदि हाँ तो क्या इसे रोगी के सर्वोत्तम हित में रोका जा सकता है। तो मामले के पृष्ठभूमि की बात करें तो हरीश राणा लगभग 20 वर्ष की आयु में पंजाब विश्वविद्यालय में BTech की पढ़ाई कर रहे थे। वो 20 अगस्त 2013 को शाम लगभग 6 बजे अपने पेइंग गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल से क्या है गिर गए थे। ठीक, कहाँ से गिर गए थे पेइंग जो गेस्ट हाउस था उस चौथी मंजिल से वो क्या है वो गिर गए थे। तो इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर मस्तकी चोट आई थी। क्या मस्तकी चोट आई थी जिसे डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हो गई थी। ठीक, क्या हो गई थी ना तो इन्हें जो हो गई थी वो हो गई थी डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हो गई थी। तो यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, तो उनको जो
उनको क्या हुआ था, तो मस्तकी, ठीक, उन्हें क्या है, मस्तक में गंभीर चोट लग गई थी, जिससे उन्हें क्या, डिफ्यूज हो गया, क्या, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हुआ था। तो ये यहाँ पर कभी क्वेश्चन आ सकता है कि हरीश राणा जब वो कोमा में गए थे, चौथी मंजिल से गिरे थे, तो उनके मस्तिष्क में चोट लगी थी, तो मस्तिष्क में कौन सी मस्तिष्क में चोट लगने से उन्हें क्या हुआ था, ठीक, तो जिसे क्या है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहा गया है, ठीक, क्या क्या है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी जो है कहा गया है। तो प्रारंभ में उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गया, किंतु उनकी गंभीर स्थिति के बाद उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ इत्यादि में क्या है, भर्ती कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कुछ प्रक्रिया है मेडिकल की, दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा हाईलाइटेड चीज़ें बता दें। तो सबसे पहले यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आया, कॉमन केस निर्णय लिया गया, किंतु उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई 2024 को अपने आदेश में यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि रोगी मशीनों पर जीवित नहीं रखा गया, ठीक, यानी कि यहाँ पर उच्च न्यायालय 2 जुलाई 2024 को अपने आदेश में यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रोगी मशीनों पर जीवित नहीं रखा गया है और वह किसी अतिरिक्त यांत्रिक सहायता के बिना स्वयं सांस ले रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग नहीं करती है। इस आदेश से असंतुष्ट होकर हरीश राणा के माता पिता सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 8 नवंबर 2024 को आदेश दिया, बच्चों की इस प्रकार व्यवस्था याचिकाकर्ता की आवश्यकता को पूछा, जिसमें घर पर देखभाल, होम केयर भी शामिल थी, प्रतिवादियों के खर्च पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे, ठीक, यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि मशीनों पर वो जीवित नहीं है, वो स्वयं सांस ले रहा है और वो जीवित है, इसलिए ऐसी स्थिति में न्यायिक की हस्तक्षेप, यानी कि माता पिता उनके गए थे इच्छा मृत्यु के लिए, तो वहाँ पर ये याचिका खारिज की गई। इसके बाद इनके माता पिता सर्वोच्च न्यायालय में 8 नवंबर 2024 को क्या है, वो सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गए थे, ठीक है। तो आवेदन में प्रमुख प्रार्थना ये थी कि प्राथमिक चिकित्सा यानी कि बोर्ड, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए, और दूसरी की पीईजी ट्यूब के माध्यम से दिए जा रहे चिकित्सीय सहायता, पोषण और जल योजन चिकित्सा उपचार घोषित किया जाए, इस मामले में निर्णय भी क्या लिया जाए। तो अगर हम बात करें सर्वप्रथम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस निर्णय का केंद्रीय संवैधानिक आधार है कि अनुच्छेद 21 कहता है, ठीक, अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, ठीक, यानी कि अनुच्छेद 21 हमें क्या कहता है, हमें बोलने जीने की सबकी आज़ादी देता। तो अनुच्छेद 21 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित क्या है, उसे किया जा सकता है, ठीक। तो इसी विकसित संवैधानिक न्याय शेष के आधार पर कॉमन कॉज 2018 में ये कहा गया था कि सम्मानपूर्वक मृत्यु का आधार, यानी कि राइट टू डेथ विद डिग्निटी अनुच्छेद 21 का एक अंग जो है क्या माना जाता है, ठीक, यानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है वो अनुच्छेद 21 का जो है एक अंग वो माना जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 19 यहाँ पे 26 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कॉमन केस दिशा निर्देश अनुसार एक प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड जो है क्या गठित किया गया था, उसके बाद यहाँ पर सारी प्रक्रिया हुई थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला जो है ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का शुभारंभ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि जो हमारा ज्ञान पांडुलिपि सर्वेक्षण शुभारंभ जो है वो संस्कृति मंत्रालय ने 16 मार्च 2026 को ज्ञान भारतम पहल के अंतर्गत ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्थित पांडुलिपियों पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण। तो ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का लक्ष्य पूरे भारत में पांडुलिपियों की उपस्थिति का मानचित्रण करना तथा उनके व्यवस्थित इस दिशा में सुजलाम भारत नाम से एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिट प्लेटफॉर्म क्या है वो विकसित किया जा सके। तो इसके अंतर्गत हर गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जा रही है, जिससे जल स्रोत से लेकर घर के नल तक पूरी आपूर्ति प्रणाली का एक डिजिटल मानचित्र जो है क्या तैयार किया जा सके। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की जल अर्पण पहल के माध्यम से ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं JJM 2.0 के तहत लक्ष्य 1 दिसंबर 2028 को सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए और सभी ग्रामों को हर घर जल प्रदान प्राप्त, यानी कि जो हमारा JJM 2 पॉइंट लक्ष्य है कि 2028 तक, ठीक है, यानी कि अब इसकी जो स्कीम थी वो 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल नल, ठीक क्या है, नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए और सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल का प्रमाणन प्राप्त हो। ठीक, तो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई जिसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से जल आपूर्ति फंक्शनल हाउस होल्ड टाइप कनेक्शन उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत सेवा स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है क्या तय किया गया था। ठीक, यानी कि इसमें क्या है, प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी जो हो दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो अगला है कि भारत की आतंकवादी रोधी नीति और रणनीति प्रहार। तो यहाँ पे क्या है, प्रहार। ठीक, तो गृह मंत्रालय MHA ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी नीति और रणनीति प्रहार को क्या है, सार्वजनिक किया। गृह मंत्रालय ने यह भी पहली व्यापक आतंकवादी रोधी नीति जिसका उद्देश्य सीमा पार आतंकवादी ड्रोन आधारित हमले, साइबर सक्षम खतरे, संगठित और आपराधिक नेटवर्क जैसे जटिल एवं विकसित हो रहे सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए संरचित राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करना, इसमें सरकार के आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण को क्या है दोहराया गया है। ठीक, क्या है, यानी कि जीरो जो टॉलरेंस है उस सहिष्णुता को क्या है इसमें दोहराया गया। तो स्मरणीय तथ्य की अगर हम बात करें तो भारत इस पर दृष्टिकोण आतंकवाद को किसी धर्म, जातीयता या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक, तो भारत ने ये क्या है एक स्पष्टीकरण दृष्टिकोण किया कि आतंकवाद को किसी धर्म, जातीयता या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रहार की बात करते हैं। ठीक, जो प्रहार, तो प्रहार शब्द का अर्थ था आक्रमण या प्रहार। तो यह भारत की आतंकवादी विरोधी रणनीतियों के 7 प्रमुख स्तंभों को दर्शाता है। ठीक, कितनी 7 प्रमुख, हमारे क्या 7 प्रमुख स्तंभ है। तो पहला स्तंभ हमारा है कि भारतीय नागरिकों हितों की सुरक्षा के लिए आतंकवादी हमलों की रोकथाम के लिए यानी कि प्रिवेंशन के लिए। दूसरा हमारा है खतरे के अनुरूप त्वरित और अनुपातिक प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स के लिए। तीसरा हमारा है कि संपूर्ण सरकार यानी कि होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण के तहत आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण यानी कि एग्रीगेटिंग करना। ठीक, चौथा हमारा ये है कि खतरों के निवारण हेतु मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट और विधि के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ पर आधारित प्रक्रिया के अनुसार। अब पांचवा हमारा यह है कट्टरपंथ सहित आतंकवाद को सक्षम बनाने वाली परिस्थितियों को समझ यानी कि अटेन्यूटिंग करना। छठा हमारा ये कहता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ समन्वय यानी कि एलिजिनिंग और उन्हें दिशा देना। सातों हमारा ये कहता है कि संपूर्ण समाज यानी कि होल ऑफ सोसाइटी दृष्टिकोण के माध्यम से पुनः प्राप्ति यानी कि रिकवरी और लचीलापन यानी कि रिसिलेशंस जो हो क्या प्राप्त करना है। ठीक है, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हम उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा नॉलेजेबल ले रहे हैं जो हमारे लिए क्या है, आप लोगों के लिए मतलब मेरे लिए क्या, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं AI आधारित भारत विस्तार योजना। ठीक, क्या है, यानी कि AI आधारित भारत विस्तार योजना। ठीक, तो AI भारत विस्तार योजना की बात करें तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री जो है वो कौन है, वो है शिवराज सिंह चौहान जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो 17 फरवरी 2026 को जयपुर राजस्थान में भारत विस्तार योजना का क्या है वहाँ पर उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर, भारत विस्तार योजना का उद्घाटन किया था। तो इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने किसान केंद्रित AI हाकाथॉन और एग्री कोस्ट AI स्ट्रेटजी रोड मैप का जो भी वहाँ पर अनावरण किया। तो भारतीय कृषि और किसान भाई बहनों को स्मार्ट बनाने के लिए विकसित यह AI आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम, बाजार भाव, कीट रोग, मिट्टी, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर जो है क्या उपलब्ध कराने का प्रयास जो है वो हो सके। इसलिए ये जो है एक भारत विस्तार योजना का क्या है वो उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक, तो बात करते हैं भारत में, ठीक है, भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य किट यानी कि सोयल
हेल्थ कार्ड जैसी कुछ योजनाओं को इसमें क्या है शामिल किया गया है। भविष्य में किसानों के लिए सभी योजनाओं की जानकारी इसके माध्यम से जो क्या है उपलब्ध हो जाएंगी। भारत विस्तार डिजिटल कृषि विशेषज्ञ 24 घंटे उपलब्ध रहेगा होगा। इसके दो प्रमुख माध्यम हो सकते हैं। पहला जो होगा वो भारत विस्तार चैटबॉट होगा, दूसरा जो होगा AI सहायक भारती होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा है इंडिया AI इम्पैक्ट ठीक समिति। तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिति 2026 भारत द्वारा आयोजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैश्विक बुद्धिमत्ता सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य था कि AI को केवल तकनीकी चर्चा का विषय न रखकर उसे जन कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर, समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उत्तरदायी शासन यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बहुभाषी पहुंच सके। तो भारत के मंडपम में किया गया इंडिया AI मिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 सूत्री ठीक। तो भारत शिखर सम्मेलन 3 बुनियादी स्तंभों के आधार पर प्रस्तुत है, जिन्हें 3 सूत्री कहा गया। ठीक, तो 3 सूत्री कौन कौन से? तो पहला है यानी जन यानी कि पीपुल, समावेशी पहुंच, नागरिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। दूसरा हमारा है पृथ्वी यानी कि प्लैनेट, सतत और पर्यावरण प्रति उत्तरदायी यानी कि AI को बढ़ावा देना। तीसरा हमारा है प्रगति यानी कि प्रोग्रेस यानी कि आर्थिक विकास और शासन दक्षता को क्या है तेज करना है। ठीक, यानी कि आर्थिक विकास और शासन दक्षता को क्या है तेज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम अगला जो हमारा है PM मित्र पार्क है। ठीक, तो 3 फरवरी 2026 को वस्त्र मंत्रालय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा द्वारा लोकसभा में एक लिखित प्रश्न में उत्तर में PM मित्र पार्क संबंधी जानकारी प्रदान की। वस्त्र मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स MOT ने भारतीय वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए PM मित्र पार्क यानी कि PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयर्स पार्क योजना शुरू की। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य संचालन के पैमाने पर अगर हम देखें तो स्केल ऑफ ऑपरेशन को सक्षम बनाना और पूरी मूल्यांकन श्रृंखला यानी कि इंटायर वैल्यू चेन को एक ही स्थान पर स्थापित करके लॉजिस्टिक लागत यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना यानी कि निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना और रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट सृजित करना तथा निर्यात क्षमता यानी एक्सपोर्ट पोटेंशियली को क्या है वो बढ़ावा देना यानी कि बढ़ाना है। ठीक है, अब इसके लिए राज्य के पास न्यूनतम कितना 1000 एकड़ की सतत यानी कि कंटिन्यूअस एवं विवाद बाधा रहित यानी कि इनकम्बरेंस फ्री भूमि उपलब्ध होना आवश्यक माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, ये जो है एक जनपद एक व्यंजन यानी कि यहाँ पर देखिए एक जनपद एक व्यंजन यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एक जनपद एक व्यंजन योजना एक सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्फ्लायमेंट इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया। ठीक, तो यहाँ पर ये देखते हैं केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 24 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया। एक जनपद एक व्यंजन योजना को क्या है लॉन्च किया। ठीक, क्या है एक जनपद और एक योजना को क्या है लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में 5 विभूतियों यानी भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, रश्मि आर्या, ठीक है, एक मिनट, हाँ, लक्ष्मी आर्या, डॉक्टर हरिओम पवार, ठीक, डॉक्टर हरिओम पवार, डॉक्टर सुधांशु सिंह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपद जैसे कि जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर, झांसी के जिलाधिकारियों को क्या है सम्मानित किया गया है। ठीक, यहाँ पर तो वर्ष 2017 में सरकार के घोषणा पत्र में एक जनपद एक उत्पाद योजना की परिकल्पना को सम्मिलित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की अत्यंत सफल एक जनपद एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोड्यूस योजना के तर्ज पर एक जनपद एक व्यंजन ODOC, ठीक, यानी कि उसकी तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोड्यूस था, उसी के तर्ज पर 1 जनपद और 1 व्यंजन यानी कि ODOC यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है ODOC, यहाँ पर है ODOP, ठीक। ODOP यानी कि 1 जनपद एक जनपद एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और यहाँ पर है ODOC यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूसाइन, ठीक, क्या है
वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विसाइन योजना तैयार की, जिसका उद्देश्य है कि प्रदेश की समृद्ध और विविध खान पान परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो क्या दिलाना है। ठीक, अब हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अपने पारंपरिक विशिष्ट और ओडीओसी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ठीक, अब जैसे कि यहाँ हम उदाहरण के तौर पर अगर हम माने देखें तो जैसे कि मैनपुरी जो है, मैनपुरी जो सोन पापड़ी के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक, किसके लिए? सोन पापड़ी। ठीक, वो सोन पापड़ी के लिए। अगर मथुरा की बात करें तो वहाँ पेड़ा, अलीगढ़ की बात करें तो वहाँ पर चमचम, आगरा की बात करते हैं तो वहाँ पर पेठा, गोरखपुर की बात करते हैं तो वहाँ पर लिट्टी चोखा, कानपुर की बात करें तो समोसा और लड्डू, हाथरस की बात करते हैं तो वहाँ हाथरस की लबड़ी, कासगंज की बात करते हैं कलाकंद और मूंग का दालना, एटा की बात करते हैं तो वहाँ पर चीकोरी। ठीक, क्या है? चीकोरी। सुल्तानपुर की बात करें कढ़ा पूरी और कढ़े की सब्जी। ठीक, कढ़ा पूरी और कढ़े की सब्जी, यानी कढ़ा पूरी, कढ़ाई की पूरी और कढ़े की सब्जी। बाराबंकी की बात करें तो वहाँ पर फिर प्रसिद्ध क्या है? चंद्रकला मिठाई। आजमगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ सफ़ेद गाजर का हलवा। वाराणसी की बात करते हैं तो वहाँ लौंग लता एवं हींग कचौड़ी। क्या है? लौंग लता एवं हींग कचौड़ी। बरेली की बात करते हैं तो वहाँ पर सेवैयाँ। अमेठी की बात करें तो वहाँ पर समोसा। बस्ती की बात करते हैं तो वहाँ पर सिरका। सिद्धार्थनगर की बात करें तो राम की कटोरी। ठीक, तो ऐसे जो है वो ओडीओसी मॉडल के तहत जो है प्रदेश के 8 मंडलों में कुजीन क्लस्टर के विकसित किया जाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल जोन की योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो थी हमारी आज की जो क्लास थी, तो जो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास थी तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे कि पीएम मित्र पार्क है, हरीश राणा से रिलेटेड हो, या ओडीओसी यानी कि ओडीओसी यानी कि एक जनपद एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और एक जनपद एक व्यंजन। तो ऐसे क्या है, इसी रिलेटेड से कई ऐसे महत्वपूर्ण जो विषय थे वो आज की क्लास में शामिल थे। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि थोड़ा लास्ट तक आप पेशेंस बना के रखिए, जब क्लास आप अटेंड करें। उसमें क्या होता है कि बहुत सी ऐसी जानकारी होती हैं जो आप शुरू से लेकर जब लास्ट तक देखते हैं, समझते हैं, तब आपको फुल जो है एक नॉलेजेबल तरीके से समझ में आता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक कि हमारी इस क्लास को आप अपने दोस्तों, फ्रेंडों, सबको शेयर करिए। हाँ, और आप जरूर हमारे चैनल को फॉलो करिए, यानी कि सब्सक्राइब करिए। कमेंट के जरिए हमें बताइए कैसी लगी, और भी अगर आपको कोई भी क्लास या कोई भी कुछ भी आपको चाहिए तो हम उसका भी प्रयास करेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।